पुणे में एक संत होते हैं जिनका नाम होता है संत रामदास। अब रामदास जी अपने पूरे जीवन के तकरीबन, उनकी उम्र इस समय 67 वर्षों के आसपास रहती है, वो अपने जीवन का अच्छा खासा समय व्यतीत कर रहे होते हैं और प्रभु की भक्ति में वो लीन रहा करते थे। उनको देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है उन सब चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ, अगर उन्हें दुनिया की सारी खुशी कहीं मिलती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही मिलती थी। अब इस तरीके की उनकी दिनचर्या रहती थी, किसी को कुछ पता तो था नहीं कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। दरअसल बात है पिछले हफ्तों की, जब उनके पास एक महिला का कॉल आता है। महिला बताती हैं कि वो जो है भारतीय संचार नियामक प्राधिकरण से बात कर रही है, यानी ट्राई से बात कर रही हैं। अब ये सुनने के बाद उन्हें बात तो समझ में आती नहीं है। वो कहते हैं कि जी मैम बताइए क्या बात है। बताती हैं कि मैं पेशे से एक अधिकारी हूँ और एक केस के सिलसिले में आपसे बात करना है। तो कहते हैं कि मुझसे केस के सिलसिले में बात करना है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, जरा बताइए कौन सी बात हो गई जो मुझसे आपको जरूरत पड़ी, मैं कौन से आपके केस में मदद कर पाऊंगा। तो कहती हैं कि आपका नाम रामदास है ना। तो कहते हैं कि हाँ मेरा नाम रामदास है, बताइए। तो कहती हैं कि आप ये बताइए कि आपके इस आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड पर रजिस्ट्रेशन है, उससे कुछ देश विरोधी गतिविधियां, कुछ ऐसे ड्रग्स जैसे सामान इस तरीके के खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, और इस अवैध लेन देन के साथ साथ आप क्यों इस तरीके का काम कर रहे हैं, बताइए। आप संत हैं, क्या जरूरत है आपको इस तरीके की मामले में शामिल होने। अब इतना बात सुनते तो रामदास जी घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं मैम, मैं पिछले कई सालों से एक आश्रम में हूँ, तो मैं कहाँ से इन सब दुनिया के मोह माया से मुझे क्या लेना देना, मुझे किसे मारना है जो मैं अवैध सामान खरीदूंगा या ड्रग खरीदूंगा, मुझे तो इससे किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो महिला कहती है कि नहीं, आपका लेना देना है, आपकी हर तरीके की प्रॉपर आईडी हमारे पास। और वो कुछ डिटेल्स बताना शुरू करती है, जिससे रामदास जी तो घबरा जाते हैं कि ओहो मामला लगता है कुछ सीरियस ही है, आखिर इतना रहता नहीं तो इनको मेरे बारे में इतनी डिटेल कैसे पता चली। और यही बात करते करते वो महिला फोन काट देती है। अब जैसे ही महिला फोन काटती है, रामदास जी तो मानो घबरा के पागल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा। जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बिल्कुल ध्यान से और जरूर सुनिएगा, और थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल कर रखिए कि भारत में किस तरीके का कानून है और नहीं है। आप लोग जिस तरीके की राह पर चले जा रहे हैं, कुछ चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं और बावजूद उसके अपनी पूरी इंफॉर्मेशन किसी और को देते हैं, उसके बाद आप किस तरीके से फंसते हैं, ये इस पूरी कहानी को आज हम इस एपिसोड में बताएंगे और आपको बताएंगे कि आप सतर्क कैसे रहें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अब इसी दरमियान जब वो महिला फोन काट देती है तो ये बिल्कुल घबराए हुए ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, मेरा आधार कार्ड और मेरी बैंक पासबुक और अन्य चीजों की डिटेल किसी और के पास कैसे चली गई। जरूर कोई ना कोई है, वो महिला सही कह रही है कि मेरे नाम से एक और सिम है। ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनके मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आ जाती है, और उस वीडियो कॉल में सामने वाला जो उधर से आदमी रहता है वो पूरा पुलिस के ड्रेस में बैठा रहता है और कहता है कि हाँ बताओ रामदास बात कर रहे हो। तो कहते हैं कि जी बात कर रहा हूँ, आप कौन है। तो कहते हैं मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, तुम पुणे में रहते हो ना। तो बोलते हैं हाँ, तुम्हारी आईडी से और तुम्हारे खाते से कुछ पैसे किसी को ट्रांसफर किए गए हैं और तुम्हारी आईडी से एक पिस्टल खरीदी गई है। बताओ तुम संत आदमी हो, क्या करोगे ये पिस्टल वगैरह खरीद के। तो कहते हैं कि नहीं साहब, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो पिस्टल खरीदा ही नहीं हूँ। तो बोला कि बकायदा तुम्हारा जितना भी इंफॉर्मेशन है वो पूरा ओपन है और ऑनलाइन तुमने खरीद रखा है, और वो बताता है कि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास बकायदा सबूत है, और जो तुमने ये खरीदा है ड्रग्स और पिस्टल डार्क वेब पर खरीदा है। तो इसलिए ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो, ये बहुत ही संगीन मामला है और इसमें हम तुम्हें गिरफ्तार जरूर करेंगे। अब इस पर वो पुणे में रहने वाले रामदास जी बिल्कुल घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ खरीदा नहीं। वो अपनी बार बार दुहाई देते हैं, उसे समझाते हैं कि साहब मेरी इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ये भी नहीं जान रहा हूँ कि कौन सा पिस्टल है, कौन सा ड्रग है, मुझे इस बारे में किसी भी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और वो ये बताते बताते बिल्कुल घबरा जाते हैं, इस तरीके से घबरा जाते हैं कि वीडियो
गाल पर बैठे शख्स से वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बचा लीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन वो जैसे ही देखता है कि ये डर गए हैं तो वो अपनी आवाज को और ऊंची कर देता है और कहता है कि जरूर तुम इस मामले में इन्वॉल्व हो और ये बेहद संगीन मामला है, इसमें तुम छोड़े नहीं जाओगे और किसी तरीके से तुम्हें गिरफ्तार तो जरूर किया जाएगा। इधर से संत जी, जो संत होते हैं रामदास जी, वो बार बार माफी मांगते हैं, लेकिन वो इन सब मामले में बात सुनता नहीं है और ये बार बार उस शख्स को बताते हैं कि मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरे पास कोई इस तरीके का मामला नहीं है। लेकिन वो शख्स बताता है कि तुम्हारे खिलाफ पूरा पुख्ता सबूत है और वो कुछ फोटोग्राफ्स निकालता है जो इन्हीं के होते हैं, पता नहीं सोशल मीडिया से या कहाँ से वो शख्स लिया रहता है, उसको दिखाता है जब वीडियो कॉल पर, तो ये तो पूरी तरीके से डर जाते हैं। अब इन्हें एहसास हो चुका था कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि अब इनके पास निकलने के अलावा कोई चांस नहीं था। पूरे नाम भी उनका लिखा था, बैंक खाते भी खोले गए थे, अवैध लेन देन के बकायदे ट्रांजेक्शन के भी स्लिप दिखाई जा रही थी वीडियो कॉल में। और ये सब देखने के बाद तो शायद कोई नॉर्मल आदमी भी रहता तो वो भी चौंक जाता। लेकिन पुलिस वाला वहां पर थोड़ा नरमी से पेश आता है और कहता है कि देखो, तुम एक संत हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इस मामले से दूर रखा जाए, बचाया जाए, तो क्या तुम हमारी जांच में सहयोग करोगे? तो कहते हैं कि जी साहब बिल्कुल सहयोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि ठीक है, सहयोग करो, हम तुम्हें बचाएंगे। फिर वो उन्हें थोड़ी देर तसल्ली भी देता है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो बुजुर्ग आदमी है, हार्ट अटैक वगैरह आ जाए, मर जाए। तसल्ली देने के बाद वो कहता है कि मैं कुछ कागजी कार्रवाई कर रहा हूँ, तुम्हें उसमें मदद करनी होगी, कुछ बैंक की डिटेल्स प्रोवाइड कराओ और खातों की जांच होगी और सारे आप ये निगरानी में ही रहेगा, आप फोन नहीं काट सकते हैं, आप वीडियो कॉल पर बने रहेंगे। वो शख्स जो जो कहता रहा, रामदास जी चुपचाप वो करते रहे। थोड़ी देर बाद उस शख्स ने कहा कि आपका जो खाता है उसकी सारी रकम भारतीय रिजर्व बैंक में यानी आरबीआई में जमा की जाएगी और ये सिक्योर रहेगा और अकाउंट ट्रांसफर से आपको ये पैसे ट्रांसफर करने होंगे और जैसे ही इस जांच में वो बरी हो जाएंगे, ये पूरे पैसे फिर से उन्हें उनके वापस खाते में भेज दिए जाएंगे, जो रकम तकरीबन 27 लाख रुपए की आसपास की होती है। अभी असम का खाता होता है और महाराज जी तो समझ पाते नहीं है, रामदास जी 27 लाख रुपए उठा के उस खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। अब जैसे ही ये पूरी रकम 27 लाख रुपए उस खाते में रिसीव होती है, तुरंत ये वीडियो कॉल कट जाती है, ये नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। अब रामदास जी ये नहीं समझ पाते कि मेरे ऊपर इतना बड़ा मुकदमा लग गया है, तो ये 27 लाख रुपए रिजर्व बैंक में जाने के बाद ये व्यक्ति क्राइम ब्रांच वाला मोबाइल क्यों स्विच ऑफ कर लेता है। अब वो उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उससे बार बार फोन करते हैं, लेकिन वो अब इस बात को किसी से कह भी नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि दुनिया कैसी है आप जानते हैं। आप लाख अच्छे रहिए, लेकिन अगर एक बुराई आपके अंदर ये दुनिया वाले एक तरीके की भी बात जान गए तो आपको हमेशा वो दुखती नस आपकी हमेशा दबाएंगे। समाज कुछ इस तरीके का बन चुका हुआ है, तो अपनी बात वो किसी से कहते नहीं है, चुपचाप इन बातों को छुपाए रखते हैं। एक दिन उनकी बहन आती है उनसे मिलने, तो उनसे ये पूरी बात कहते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मोबाइल बंद हो गया। अब वो पूरी कहानी उनकी बहन जब सुनती है तो वो तुरंत साइबर क्राइम में संपर्क करती हैं, वहाँ इस FIR कराया जाता है, उस खाते की जांच चल रही है। बताया गया उनको कि तो डिजिटल अरेस्ट हो गए थे आप, और ये सब फर्जी है, ऐसा कहीं कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही एक कहानी एक मास्टर की, अभी आगरा में आपने सुना होगा, जो महिला टीचर होती हैं पेशे से प्राइमरी स्कूल में, उनके पास एक फोन आता है और उनसे कहा जाता है कि आपकी बेटी जो है वो एक सेक्स रैकेट में होटल में पकड़ी गई है। के विजय करके कोई पाकिस्तानी नंबर से कॉल आता है उनके पास, और वो वीडियो कॉल में सारे कुछ दस्तावेज और कुछ लड़कियों के फोटोग्राफ्स दिखा करके उनसे भी कहा जाता है कि आप पैसे ट्रांसफर करो 1 लाख रुपए जल्दी से इस खाते में। अब वो जैसे इन मामलों को समझ पाती, बातचीत के माध्यम से कुछ मामला आगे बढ़ पाता, तो उसी दरमियान एक बड़ा खेल हो जाता है। वो अपने बेटे को फोन करके कहती है कि मैं एक नंबर बता रही हूँ, उसमें तुम 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो और तुम्हारी बहन सेक्स रैकेट में फंस गई है। अब वो इसको सोचती रहती हैं और वो शख्स इन्हें डिजिटल अरेस्ट करता है, डिजिटल पिन को रखता है और कहता है कि देखो पैसे जल्दी से जल्दी भेजो, तुम शरीफ घर की लग रही हो, वरना तुम्हारी बेटी का जिंदगी के साथ साथ तुम लोगों की इज्जत का भी कबाड़ा हो जाएगा। और इस तरीके की बातें समझाकर वो जैसे ही भेजती हैं तो वो
लड़का अपनी बहन को फोन करता है तो बताती है मैं तो कॉलेज में हूँ, मुझे तो किसी इस तरीके का कोई मामला जानकारी में है नहीं, और मैं तो कॉलेज में हूँ, भैया तुम वीडियो कॉल करके देख लो। वो अपने भाई को बताता है, उसका भाई अपनी माँ को ये पूरी बात बताता है कि वो तो कॉलेज में है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो इस तरीके से वो शख्स इस महिला को धमका देता है, इस महिला का सोचते सोचते दिल बैठ जाता है, यानी हार्ट अटैक आ जाता है, और आखिरकार ये महिला दुनिया छोड़ देती हैं, जो पेशे से टीचर होती हैं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस निर्दयी लोगों के पास दिल भी नहीं है कि किसी की भी शरीफ घर की महिला होगी जिसकी बेटी बहन के बारे में ऐसा कहा जाएगा तो वो क्या करेगा। जाहिर सी बात है वो सोचेगा, और इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया गया। उस शख्स को रुपए तो नहीं मिले, लेकिन एक पूरे परिवार का समझिए कि पूरा घर उजड़ गया, सब कुछ उजड़ गया, और आखिरकार उस महिला की मौत हो गई। तो दोस्तों पहले तो आप ये जान लीजिए कि किस भारतीय कानून के किसी भी पन्ने में ये नहीं लिखा गया है कि आप डिजिटल अरेस्ट होंगे। अगर आप कोई संगीन जुर्म नहीं कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी फोन करे तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, उससे बिल्कुल डरना नहीं है। और अगर किसी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है तो आपको उठाना ही नहीं है, उस वीडियो कॉल को करते रहो। अभी एक दोस्त था मेरा, उसके साथ कुछ ऐसे हुआ कि उसने एक लोन वाले ऐप पर टच कर दिया, उसका फोटो अपलोड हुआ, उधर से उसकी कुछ गंदी तस्वीरों, कुछ लड़कियों के साथ गंदी तस्वीरें वीडियो कॉल पर देखते हुए उसके पास आने लगी। तो इस तरीके से आपको ऐसा सतर्क रहना है, किसी भी न जानने वाले ऐप को मत टच करिए, किसी चीज को मत करिए, और ना ही कभी किसी अननोन नंबर से वीडियो कॉल उठाइए। और ये बात अपने दिमाग में तो बिल्कुल रख लीजिए कि हमारे संविधान, हमारे कानून में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें आप डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं। अगर आप अरेस्ट किए जाएंगे, अगर आप कोई जुर्म कर रहे हैं तो हाउस अरेस्ट हो सकते हैं, जिसे नजरबंद कहते हैं, लेकिन डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कानून हमारे यहाँ नहीं है। तो इस तरीके का अगर आपके पास फोन आए तो सदैव सावधान रहिए, और कभी भी ऐसे साइबर चोरों के, साइबर ठगों के जाल में ना आए, ये आपसे विनम्र निवेदन है। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और भारत के एक एक लोगों के पास पहुंचाइए कि उनके पास अगर ऐसी कॉल आए तो उसे गाली देकर फोन काट दें, लेकिन वीडियो कॉल पर बिल्कुल ना रहें, उसकी बातों को बिल्कुल ध्यान ना दें। अगर आप कुछ क्राइम करेंगे तो ही आप पकड़े जाएंगे, वरना दुनिया की कोई पुलिस आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, और कोई पुलिस आपको डिजिटल फोन पर वार्तालाप नहीं करेगी। वो थाने पर आएगी, वहां से संपर्क करिए, सिपाही लेकर आपके घर आएगी। अगर आपने कुछ ऐसा किया होगा तो अपने जीवन में नई नई बुलंदियों को छुइए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।